B.Ed सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, लेसन 9 यूनिट 3। आज हम बता रहे हैं अनुलेख के बारे में। अनुलेख क्या है इसके बारे में बताएं। सुंदर लिखावट के अभ्यास के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए कुछ कापियाँ होती हैं। इन कापियों में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर प्रथम पंक्ति में मोटे और सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे जाते हैं और उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं। छात्र इन कापियों में अनुलेख का अभ्यास करता है। ऊपर की पंक्ति को देखता है और छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अपने आप अक्षर बनाता है। आरंभ में नीचे की पंक्तियों में भी बिंदुओं के माध्यम से अक्षरों की रूपरेखा बनी रहती है और छात्र उस पर स्याही फेरता है। बाद में पृष्ठ में नीचे की पंक्तियां बिल्कुल खाली रहती हैं और छात्र स्वयं ऊपर के मुद्रित अक्षर के अनुसार लिखता है। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराया जा सकता है। अनुलेख का लक्ष्य सुलेख ही है। अनुलेख का पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए। अच्छे अनुलेख पर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अनुलेख का अभ्यास प्रतिदिन हो तो अधिक अच्छा है। अनुलेख का कुछ अभ्यास हो जाने पर प्रतिलेख की ओर छात्रों को मोड़ना चाहिए। प्रतिलेख में छात्र स्वतंत्र रूप से किसी पुस्तक या पत्रिका में के किसी अनुलेख का अनुकरण करके अपनी कापी पर लिखता है। प्रतिलेख का लक्ष्य भी सुलेख ही है, किंतु इससे भाषा की शुद्धता का भी ज्ञान होता रहता है। कक्षा 4, 5 और 6 में प्रतिलेख का अभ्यास कराया जा सकता है। प्रतिलेख को भी एक प्रकार से हम सुलेख कह सकते हैं, क्योंकि अनुलेख की वह दूसरी प्रकार की विधा है। पुस्तक को देखकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने की प्रारंभिक क्रियाएं सिखाने का अच्छा साधन है। विराम चिन्ह लगाने, अनुच्छेद बनाने आदि का भी अभ्यास इसी में हो जाना चाहिए। लिखते समय शिक्षक को चाहिए कि बालकों को आवश्यक सहायता दे। एक एक अक्षर को देखकर नहीं लिखने देना चाहिए। अच्छा यह हो कि एक सार्थक शब्द समूह बालक एक बारी देकर लिख ले। जब तक हिंदी लिखने की योग्यता आवश्यक मानदंड तक नहीं आ जाती तब तक यह वांछनीय है कि अनुलेख कक्षा 8 तक चलता रहे। कुछ परिवर्तित रूप में अनुलेख रचना का बड़ा अच्छा अभ्यास बन जाता है। एक व्यक्ति के कथन को दूसरे के शब्दों में लिखना, दूसरे काल में लिखना, निर्दिष्ट स्थानों पर विशेषण अथवा क्रिया विशेषणता लगाना, उस शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखते हुए अनुलेख लिखना आदि परिवर्तित अनुलेख के कुछ रूप हैं। जो भाग अनुलेख अथवा स्तुलेख के लिए चुना जाए वह भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से उपयुक्त कठिनाई का होना चाहिए। शुद्धलेख सुना हुआ लेख है। अनुलेख के सामने नमूने के रूप में मुद्रित अक्षर होते हैं। शुद्धलेख में इस नमूने का अभाव रहता है। इसमें अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री लिखता जाता है। शुद्धलेख में सुंदर लिखावट का सर्वाधिक महत्व नहीं है। इसमें महत्व भाषा की शुद्धता कहा जाता है। सुनकर समझने की योग्यता के शिक्षण और परीक्षण का शुद्धलेख अच्छा साधन है। वर्तनी के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्धलेख के लिए ऐसा कठिन अंश चुनने से लाभ की अपेक्षा हानि ही होती है। जिसमें अनेक अपरिचित और कठिन शब्द हों, इसमें अशुद्ध लिखने का अभ्यास पड़ जाता है। यदि शुद्धलेख के लिए अच्छे गद्यांश चुने जाएं तो भाषा प्रयोग सीखने का अभ्यास होता चलता है। ध्यान एकाग्र करने के लिए आवश्यक है कि लिखते समय एक बार से अधिक कोई अंश न बोला जाए। जब तक बालक अनुलेख ठीक न लिख सके तब तक शुद्धलेख न करना चाहिए। अनुलेख से शुद्धलेख तक लाने के लिए बालकों को गद्यांश पहले पढ़ने को दिया जा सकता है। इसके पश्चात केवल कठिन शब्द श्यामपट्ट पर लिखकर बता दिए जाए। प्रारंभ में कई बार पढ़कर सुना दिया जाए, आवश्यक अनुसार अर्थ समझा दिया जाए इत्यादि। परंतु लिखते समय बालकों को केवल अपने ही पैरों पर खड़े रहना चाहिए। अंतिम बार पढ़ने के पहले और पीछे दोनों समय बालकों को अपनी भूल सुधार पाने का अवसर देना चाहिए। अपनी अशुद्धि अपने आप सुधारना सर्वोत्तम है। पहले पढ़ना, दूसरी बार धीरे धीरे पढ़ना और अंतिम बार फिर पढ़कर सुनाना आवश्यक है। जो शब्द साथ साथ बोले जाए वे सार्थकता सहचर होने चाहिए। शुद्धलेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवणेंद्रिय को प्रशिक्षित करना है ताकि वे भाषा के रूप को सावधानी से सुन सकें। बच्चे की लिखावट में सुडौलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास करना, लिखावट में गति रहना, एकाग्र चिंतना
एकाग्र चिंतन लाना शुद्धलेख का लक्ष्य है। शुद्धलेख की शिक्षा के लिए अध्यापक को गद्यांश या पद्यांश चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह न तो बहुत अधिक कठिन हो और न ही बहुत अधिक सरल। उस अंश को पहले अध्यापक द्वारा धीरे धीरे पूरा पढ़ा जाए। पढ़ने में विराम आदि का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह का भी ध्यान रखें। तत्पश्चात एक या दो शब्द धीरे धीरे बोले और छात्रों से लिखने को कहे। संपूर्ण अंश लिखा देने के बाद एक बार फिर अध्यापक उस अंश का वाचन करें ताकि यदि कुछ छूट गया हो तो छात्र लिख लें। इसके बाद छात्रों की कापियां का सावधानी से संशोधन हो। संशोधन अध्यापक स्वयं कर सकता है। वह छात्र को आपस में कापियां बदलकर संशोधन करने को कह सकता है। यदि छात्र संशोधन कर रहे हो तो लपेट श्यामपट पर लिखा हुआ पूरा अंश कक्षा में टांग देना चाहिए, जिसे छात्र उसे देखकर संशोधन कर सके। छात्रों द्वारा संशोधन करने पर भी बाद में अध्यापक उन कापियों को स्वयं देंगे। इसके बाद अशुद्ध शब्दों को छात्र शुद्ध रूप से 4-5 बार लिखकर उनका अभ्यास कर ले। संशोधन के रूप में शिक्षक प्राय बालकों द्वारा दी गई अशुद्धियों को शुद्ध अथवा अंकित करने में ही अपने दायित्व का समुचित पालन समझते हैं। यह कार्य भी आवश्यक है, परंतु वह संशोधन का एक अंश ही है। शुद्धलेख के संशोधन में इससे कहीं अधिक दायित्व शिक्षक के ऊपर है। बालक के दृष्टिकोण से रचना को एक पूर्ण अनुमिति के रूप में देखने की आवश्यकता होगी और यथा आवश्यक सुझाव दें, निर्देश, प्रोत्साहन आदि देने होंगे। विचारों की श्रृंखला पर संबंध आदि के विषय में उचित परामर्श देना संशोधन का महत्वपूर्ण अंग है। इसी प्रकार आवश्यक अंशों के अभाव, संबंध आदि के विषय में उचित परामर्श देना संशोधन का महत्वपूर्ण अंग है। इसी प्रकार आवश्यक अंशों के अभाव और अनावश्यक के समावेश का संकेत करना भी अपेक्षित है। अशुद्धियों को रोकना और उनका संशोधन शिक्षक का एक मुख्य कार्य है और साथ ही बड़ा अरुचिकर और श्रमसाध्य ही थी। परंतु यदि अभ्यासों की कठिनाई उत्तरोत्तर बढ़ाई जाए और बालकों की कठिनाइयों का शिक्षक पहले ही से अनुमान कर ले तो न अशुद्धियाँ अधिक होंगी और न बालकों में गलत आदत ही पड़ने की आशंका रहेगी। अशुद्धि शुद्ध करने की अपेक्षा अशुद्धि रोकना ही शिक्षा सिद्धांत की दृष्टि से उचित है। फिर भी अशुद्धियाँ होंगी, इनको किस प्रकार और किस सीमा तक ठीक किया जाए और क्या सब अशुद्धियों को शिक्षक ही शुद्ध कर दे, इन संसाधनों पर, इन समस्याओं पर पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। जो बातें महत्व की हों उनके सुधारने में विशेष तत्परता से काम लिया जाए और कम महत्व की बातों पर कम ध्यान दिया जाए। अल्पविराम चिन्ह अथवा अशुद्ध वाक्य का सुधार आदि इन कक्षाओं के साधारण बालकों के लिए छोड़े जा सकते हैं। यदि शिक्षक ये समझे कि बालक शुद्ध रूप स्वयं जानता है और भूल केवल असावधानी से हो गई है तो उसे शुद्ध करने का अवसर बालकों को देना चाहिए। जो अशुद्धियाँ अध्यापक को ही शुद्ध करनी है उनके संशोधन करने में कृपणता न की जाए। अशुद्धियाँ छोड़ देने से बालकों को यह भ्रांति हो जाती है कि उन्होंने जो अशुद्ध लिखा था वही ठीक है, परंतु शुद्धाशुद्धि से काफी लाल कर देने से भी बालक घबरा जाते हैं। अतः अनावश्यक कार्य भी न किया जाए। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुद्ध रूप का बालकों को प्रचुर अभ्यास कराया जाए, जिससे देह उनके मन में जम जाए। जहाँ जो संकेत चिन्ह बना दें अथवा स्वयं शुद्ध रूप लिख दें, उन शब्दों के शुद्ध बालक नियत स्थान पर लिख लें। आवश्यकता हो तो कई बार लिखें और कंठ कर लें। कुछ लोगों के मतानुसार वर्तनी शिक्षण के लिए भी आवश्यक है। शुद्धलेख वर्तनी शिक्षण के लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना कि सुनकर समझने और एक निश्चित गति में लिखने के अभ्यास के लिए आवश्यक है। शुद्धलेख से वर्तनी का परीक्षण हो सकता है, शिक्षण नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।